हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे 100 डेज का चैलेंज कर रहे हैं फॉर आवर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। ओके, ये कॉमर्स का हमारा क्रैश कोर्स है जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल आपका फ्री है। यहाँ पे हम अपने 10 यूनिट्स को कवर करेंगे यूनिट वाइज विद 5 to 7 थ्योरी क्लासेस, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड 2 टेस्ट क्लासेस, 2 मॉक टेस्ट क्लासेस, सो दैट आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन किस एक्सटेंट तक हुई है। Till now we have covered our unit 1, that is business environment and international business। हमने international business और business environment unit 1 कंप्लीट कर लिया है। इसका आज टेस्ट 1 है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे सो दैट कि आपको पीडीएफ जो है टेस्ट की और क्लासेस की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएं, प्लस क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे। ओके, जो पीडीएफ है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ताकि किसी भी लैंग्वेज का स्टूडेंट हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो, किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, नॉट लैंग्वेज। प्लस अगर किसी को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है फॉर नेट एंड जेआरएफ, ओके, इफ यू वांट टू सिक्योर नेट एंड जेआरएफ, तो आपको अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, थोड़ा स्टडी करनी है, तो आप हमारा कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज करेंगे जिसपे अभी 22% का डिस्काउंट चल रहा है। इस डिस्काउंट के लिए आपके पास कोड है PO22। दिस इज योर कोड फॉर डिस्काउंट। ठीक, यहाँ पे आपको डिटेल क्लासेस मिलेंगी, प्लस मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स जो कि डाउनलोडेबल फॉर्म में है, एंड योर डाउट सॉल्यूशन क्लासेस। ये सारी चीजें आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में मिलने वाली है। तो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, ये सारा तो कोर्स से रिलेटेड था। कमिंग टू आवर टॉपिक, आज हमारा टेस्ट है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जिसमें अमेलगम है, आपका पीवाईक्यू का भी अमेलगमेशन हमने किया है, उसको भी कॉन्सेप्ट को मिलाया हुआ है। देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1 में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ओके, ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है जहाँ पे हमने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स, सारी चीजें देखी थी, क्या लीगल फ्रेम होता है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, सारी चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आपको मैच करना है। यहाँ पे देखिए, लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू, ये आपका लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? आपका इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, गवर्नमेंट है, वो फ्रेमवर्क बनाती है, लीगल एनवायरनमेंट होता है। तो ये आपका किसके साथ जाएगा? ए इज मैच विद 1 लिस्ट 1। डेमोग्राफिक आपको क्या बताता है? ऑक्यूपेशनल एंड कैपिटल मोबिलिटीज ऑफ इम्प्लीकेशंस फॉर बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज क्लोजली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। आपकी इकोनॉमी में जो सिस्टम चल रहा है, जो पॉलिसीज है, उससे रिलेटेड है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसका सिचुएशन कैसा है, वो जोग्राफिकली कहाँ पे है ना, भौगोलिक उसकी स्थिति क्या है, उसका इकोलॉजी क्या है, तो उस हिसाब से हमको क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। तो इस इन सब को देखते हुए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। ओके, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेंगे सो दैट उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेजिस्लेशन, इसमें से कौन सा कानूनी माहौल का हिस्सा नहीं है? कौन सा कानून कानूनी माहौल का हिस्सा नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, इससे आपको एक पॉइंट यहाँ से नोट डाउन करना है कि जो लीगल एनवायरनमेंट है, जो लेजिस्लेशन ऑफ लीगल एनवायरनमेंट है, कानूनी माहौल के अंतर्गत कुछ एक्ट आते हैं, है ना, कुछ अधिनियम आते हैं, उनको आपको याद कर लेना है, उनके नाम प्लस वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुए। ये दो बातें आपको ध्यान में रख के याद कर लेना। जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई है ना, उसमें हमने एक लिस्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हुई है, वहां से जाके आप देख लेंगे। अब देखिए, आपके ऑप्शंस हैं द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ओके, तो ये दोनों तो आपका लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेजिस्लेशन का, बट जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, ये आपका इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है कंपटीशन एक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंपटीशन एक्ट 2002। ओके, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य नहीं है? इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है आपका?
देखिए, आपका प्रोहिबिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, ये इसका उद्देश्य है। प्रोहिबिशन ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मतलब मोनोपोली प्रैक्टिसेस का प्रोहिबिशन करना, कि किसी की मोनोपोली ना हो जाए मार्केट में। देन आपका प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट्स, ये आपका नहीं है। ओके, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस भी है आपका। कॉम्बिनेशंस मींस मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सब जितने होते हैं इनका रेगुलेशन करना भी कंपटीशन एक्ट का उद्देश्य है। बट उद्देश्य क्या नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट्स। एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट्स को ये प्रोहिबिट नहीं करता। नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट आपका रिलेटेड है मौद्रिक नीति से, मॉनेटरी पॉलिसी से। ओके, ये मॉनेटरी पॉलिसी आपका लेके कौन आता है, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन लाता है, आरबीआई लाता है। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स बैंक। और जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपका मॉनेटरी पॉलिसी का, आपके ऑप्शंस हैं आपके पास, डेफिसिट फाइनेंसिंग, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए ये तीन जो है ना आपका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर एंड ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तीनों आपके इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसीज के। ये जितने भी रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स होते हैं, जब उसको रेगुलेट किया जाता है बाय द आरबीआई, आरबीआई जब ये रेट्स को रेगुलेट करती है ना, तो उसे वो करती क्या है एक्चुअली, कि जितना भी आपका मार्केट में, जितना भी आपका बाजार में जितना भी पैसे का फ्लो है, सप्लाई ऑफ मनी है, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, रेट्स और एक्सचेंज रेट्स को इस तरीके से आपका रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, सो दैट कि मार्केट में ना तो आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा आ जाए, और ना ही तो बहुत कम अमाउंट में। जैसा बोलते हैं ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। तो ना ही तो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में आना चाहिए, और ना ही तो बहुत कम। अगर बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा लोगों के हाथ में, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बहुत कम रहेगा तो हमारे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आपका क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का। ये किसका पार्ट है, आपका फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, माल के निर्यात और आयात को के संतुलन को क्या कहा जाता है, हम इसको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट डेफिसिट, या बैलेंस ऑफ ट्रेड, आप बताएंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बी, ये क्या हो जाएगा आपका, बीओटी, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। और एक और चीज होती है आपका बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, इसमें सिर्फ हम गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। और दूसरी बात आप इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें हम किसी भी तरीके का कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते, ना लोन का लेना ना लोन का देना, कोई भी जो पूंजीगत चीजें हैं उसको हम नहीं इसमें इंक्लूड करते। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये दो मेन डिफरेंसेस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। ओके, तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है, माल माल के आयात और निर्यात को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आपका हुआ है कब, आफ्टर योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है। कहाँ पे, उरुग्वे में, ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आपका हुआ। यहाँ पे आप इन योर 1944 1945, ये आपका ड्यूरेशन था। पूछा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप आपका किसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है, आईएमएफ और आईडीए का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और आईडीए का, आईबीआरडी, इसी को हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, एंड आईएफसी का। थर्ड इज योर आईडीए एंड एडीबी, एंड फोर्थ इज योर आईएमएफ एंड आईबीआरडी। ठीक है, तो आपका किसका इसमें से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था,
तो देखिए इसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ था, IMF का एंड IBRD का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, इसी को हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। इसका बेसिकली मेन उद्देश्य क्या है IBRD का, कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को, जो डेवलपिंग जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या करना, फाइनेंस प्रोवाइड कराना। ओके, तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ये दो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी स्टैब्लिश हुई थी। आपको यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रेड से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू योर ट्रेड, ट्रेड बिजनेस इनसे रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबका नाम, फुल फॉर्म और उसके हेड कौन है, कितनी कंट्रीज हैं और कब स्टैब्लिश हुई है, ये इतना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। ये सारा आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम होते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। ओके, 1986 से कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सी चीज सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए कहता है डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर, बिल्कुल सही बात है, एक लेडी सोशल ऑफिसर आपकी होनी चाहिए। State commission shall consist of a person who is or has been a judge of high court, बिल्कुल सही बात है, एक पर्सन उसमें हाई कोर्ट या जज कोर्ट का, हाई कोर्ट, एक जज आपका हाई कोर्ट का होना चाहिए, हो या फिर रहा हो। ठीक है, थर्ड कहता है डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, 4 मेंबर्स नहीं होते। नेक्स्ट कहता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो नेशनल लेवल का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, उसमें एक मेंबर कहाँ का होना चाहिए, या तो प्रेजेंट में हो या फिर रहा हो, ऐसा जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का रहा हो, नेशनल लेवल कमीशन पे वो होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका है, सी। सी जो है ये इसका पार्ट नहीं, 4 मेंबर्स नहीं होते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखिए फिर से रिपीट हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है आपका, ट्रेड और बिजनेस से ज्यादा रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। कब बना, क्या उद्देश्य है, क्या काम करती है, इसका कंपोजिशन कैसा होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी रिगार्डिंग आपको नोट्स दिए गए हैं आपके इस ये जो क्लास की PDF है ना मूक की, इसके एंड में आपको इसका एक शॉर्ट नोट भी दिया गया। शॉर्ट नोट क्या, डिटेल नोट है काफी, इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, उसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा निर्दिष्ट है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से आपके इसमें से इसके जो उद्देश्य हैं, राइट जो हैं कंज्यूमर के, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको 6 राइट मिलते हैं। ओके, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एक्शन, कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड। ठीक है, तो ये सारे इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे आप इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सारी चीजें इसमें आपकी आ जाती है, 6 राइट्स हैं इसके आपके। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, दोनों गलत है, आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को लेने की कोशिश की गई है, सो दैट आपका क्या है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसा आपका एग्जाम होता है, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको चेक करना है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, कंपनीज विद लो कैश रिजर्व नॉर्मली प्रेफर्स लाइसेंसिंग मोड rather than फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिन कंपनीज का कैश रिजर्व कम होता है वो क्या प्रेफर करती है, लाइसेंसिंग को, देन FDI। वो FDI नहीं करती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती, लाइसेंसिंग करती है। बिल्कुल सही बात है, जिसका कैपिटल कम है वो क्या करेगा, आपका लाइसेंसिंग को प्रेफर करेगा। दूसरा, कैश रिच फर्म्स नॉर्मली प्रेफर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये भी बात सही है कि जो कैश, जिनके पास ज्यादा अमाउंट में कैश होगा,
जो अफोर्ड कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो किसके साथ जाएंगे, आपका एफडीआई के साथ जाएंगे। ओके, तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपको करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे, कम नकदी भंडार वाली कंपनियां आमतौर पर प्रत्यक्ष निवेश के बजाय लाइसेंसिंग मोड को अडॉप्ट करती है, प्राथमिकता देती है। दूसरा है, नकदी संपन्न फर्म जो होते हैं आमतौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्राथमिकता देते हैं। ओके, दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, वो तो ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए, ये आपका थ्योरी से क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज है ना, ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से है। ओके, ये भी हमने कवर किया हुआ है, आप मैच करेंगे। देखिए, हमारे पास 3-4 थ्योरीज हमने पढ़ी थी। सबसे पहला यहाँ पे आपको यहाँ पे थ्योरीज के नाम दिए गए हैं, प्लस इन थ्योरीज को किन्होंने दिया था उनके नाम दिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। देखिए, सबसे फेमस ये दो आपको याद रखने हैं, एक डेविड रिकार्डो वाला और एक ऑल इन वाला। डेविड रिकार्डो का आपका कौन सा था, हम इसके थ्रू ऑप्शंस के थ्रू हम जाएंगे तो ज्यादा आसानी से। देखिए, अगर आपको 2-4 भी याद रहते हैं ना, सारे अगर थ्योरीज नहीं याद है, 2-4 भी कुछ फेमस वाले याद रहते हैं, तो आप मैच द फॉलोइंग में आप इसका फायदा उठा सकते हो। जैसे रिकार्डो का आपका क्या था, कंपैरेटिव थ्योरी है ना, कंपैरेटिव थ्योरी जो था आपका रिकार्डो का दिया हुआ था। एंड आपका जो ऑल इन है, इनका क्या था, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो इसका हो गया आपका 3 और इसका हो गया 4। तो आप इस तरीके से मैच कर ले। देखिए, ए के साथ 3 कहाँ है और सी के साथ 4 कहाँ है, ये दो है आपके। एंड देन आपका है एक इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो ये दो तो हो गए। अब देखिए, दो ऑप्शंस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ए का 3 और सी का 4 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमको एक और इसमें से पता होना चाहिए। तो एक और हमको पता होने के लिए, देखिए, ये जो जेएस मिल है ना, जेएस मिल ने आपका दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जो है, ये आपका किन्होंने दिया था, जेएस मिल सर ने दिया है। तो इसका हो जाएगा आपका डी का हो जाएगा 2। आप देखते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ओके, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 10 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश की है। ओके, कल फिर हम आएंगे, कल 20 क्वेश्चंस के साथ, 10 या 20 क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जिसमें कि हम बाकी का जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये जो आपके टेस्ट हैं, ये पीवाईक्यू प्लस प्रोस्पेक्टेड क्वेश्चन जो है, दोनों का अमेलगमेशन है, दोनों को मिला करके हमने कॉन्सेप्ट को ले डाउन करने की कोशिश की है। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आए हैं ये सारा जाके आप स्टडी करेंगे आज। ओके, दिस विल बी योर डेडिकेशन। कुछ शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जितना भी शॉर्ट नोट हो सकता है पॉसिबल, वो सारा आपको दे दिया गया है। क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, आप जाके हमारे ऐप से डाउनलोड कर लेंगे। जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन, एक बार फिर से रिमाइंडर, जो बच्चे लेट आए होंगे उनके लिए, कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच अगर लेना है आपको कॉमर्स का, ओके, नेट जेआरएफ के लिए पूरी डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है, तो आप यहाँ से जाके प्रिपरेशन कर, कॉम्प्रिहेंसिव बैच खरीद लेंगे, जिसमें अभी 22% का डिस्काउंट चल रहा है। ओके, ये 22% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप कोड लगाएंगे PO22। ये कोड आप लगाएंगे तो आपको 22% का 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स के प्राइस पे। यहाँ पे आपको डिटेल क्लासेस, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, PDF डाउनलोडेबल फॉर्म में, और डाउट सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो थैंक यू एवरीवन। कल फिर से हम अपने MCQs करेंगे, यूनिट 1 को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, टिल नाउ रिविजन्स करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।